गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको कार्ब धात्विक यौगिक भी कह सकते हैं, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट की हम बात करने जा रहे हैं। एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है कार्ब धात्विक यौगिक। कहने का मतलब, कार्ब का मतलब कार्बन या कार्बोनिल समूह और धातु का मतलब उसके अंदर धातु भी प्रेजेंट है, तो वो यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक होगा। तो सबसे पहले हम कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहा जा सकता है? या इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनके अंदर कार्बन के साथ में कोई कार्बोनिल समूह वाला यौगिक जुड़ा हो या कोई कार्बन या कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो, तो वो यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। जैसे हमारे पास C2H5 की 4Pb, इसको बोला जाता है टेट्रा इथाइल लेड, या इसको TEL टेल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन से युक्त हाइड्रोकार्बन है और धातु है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कार्ब धात्विक यौगिक। क्या बोल सकते हैं हम? कार्ब धात्विक यौगिक, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन भी जुड़ा हुआ है और धातु भी जुड़ी हुई है, तो ये कार्ब धात्विक यौगिक होता है। कुछ सामान्य करैक्टर की बात करते हैं। इनके अंदर सामान्य गुण किस प्रकार के होते हैं? इनके अंदर सबसे पहला, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग उनमें थ्योरी होती है ज़्यादातर। ये तो एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस भी हैं। एक तो ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, एक ये क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट गुण भी रखते हैं अपने अंदर। सामान्य गुणों के अलावा इनके अंदर कुछ विशिष्ट गुण भी पाए जाते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में व औद्योगिक क्षेत्र में इनका महत्व भी होता है। औद्योगिक क्षेत्र में इन यौगिकों का महत्व भी होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब किसी भी कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या कार्बोनिल समूह जब धातु के साथ जुड़ी होती है तो उसको कार्ब धात्विक यौगिक कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने C2H5 की 4Pb टेट्रा इथाइल लीड या लेड बोल सकते हैं, इसे टेल भी बोल सकते हैं। कुछ सामान्य गुणों के अंदर ये एक तो प्रकृति में नहीं पाए जाते, कुछ विशिष्ट गुण भी रखते हैं ये। इनके अलावा दैनिक जीवन व औद्योगिक क्षेत्र में भी इनका बहुत सा महत्व पाया जाता है। और चौथी बात, इनके अंदर जो विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, विशिष्ट गुणों की बात करें हम, क्योंकि हमारे पास क्या होती है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है
यानी कार्बन के साथ धातु जुड़ी रहती है। ये तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन्स भाग हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स भाग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, मेटल हो जाएगी। ठीक है, धातु हो जाएगी। आपको पता है धातु पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो निश्चित ही है। लेकिन जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा रहेगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, नेगेटिव की तरह। तो जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है वो हमेशा ही नेगेटिव की तरह व्यवहार करेंगे और नेगेटिव की तरह व्यवहार करेंगे। तो एक सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणु का एक ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का होता है, और उस बंध की प्रकृति इस प्रकार हो जाती है कि कार्बन परमाणु तो ऋणावेशित हो जाता है और जो मेटल होती है वो धनावेशित हो जाती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ जिन यौगिकों के अंदर कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है उनके अंदर कार्बन इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला बन जाता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, नाभिक से नई की भांति व्यवहार करने लग जाता है। और मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मेटल धनायन की भांति व्यवहार करती है। सबसे पहले खोजा गया जो हमारे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, सबसे पहला खोजा गया कार्ब धात्विक यौगिक। सबसे पहले खोजा गया पहला कार्ब धात्विक यौगिक जिसको बोला जाता है जीसल लवण या फिर उसको बोला जाता है जीसल साल्ट। सबसे पहले खोजा गया जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था KPtCl3 और C2H4 की ट्वाइस। ये जो कंपाउंड है PtCl3 और C2H4 ये क्या है, जीसल साल्ट है जो पहले खोजा गया एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्ब धात्विक यौगिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ धातु जुड़ी होती है तो उसको कार्ब धात्विक यौगिक कह सकते हैं। जैसे FeCO5 जुड़ा है इस प्रकार ये भी एक कार्ब धात्विक यौगिक है। ये कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा है या हाइड्रोकार्बन के साथ। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, कुछ विशिष्ट गुण भी रखते हैं। दैनिक जीवन में या औद्योगिक क्षेत्र में इनका बहुत महत्व होता है। विशिष्ट गुण यही होता है कि अगर धातु किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाती है तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर नेगेटिव और धातु पर पॉजिटिव होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून था वो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है और वो नाभिक से नई की भांति व्यवहार करने लग जाता है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहले खोजा गया कार्ब धात्विक यौगिक जीसल साल्ट होता है जिसको KPtCl3 की Cl3 और C2H4 से शो किया जा सकता है। ये था हमारे पास में कार्ब धात्विक यौगिक का सामान्य परिचय जिसकी हमने बात की। उसके बाद में कार्ब धात्विक यौगिकों के कार्बनिक व्युत्पन्न। कार्ब धात्विक यौगिकों के कार्बनिक व्युत्पन्न। अब देखिए एल्कोक्साइड प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें कार्बनिक समूह धातु के साथ जुड़ा नहीं रहता। एल्कोक्साइड टाइप के जो यौगिक होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ा रहता है, कार्बन नहीं जुड़ा रहता।
तो ये कार्ब धात्विक यौगिक के कार्बनिक व्युत्पन्न होता है। जैसे हमारे पास Al, जैसे AlOC2H5 की थ्राइस, इस प्रकार का कोई यौगिक है मान लो, तो इसके अंदर हमारे पास में जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। ये एल्कोक्साइड के ऑक्सीजन के साथ जुड़ी रहती है, ना कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ। तो ये कार्ब धातु की यौगिकों के कार्बनिक व्युत्पन्न हैं, जिनको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये एल्यूमिनियम इसके साथ OC2H5 और इसके साथ OC2H5 और OC2H5। एल्यूमिनियम जो है वो कार्बनिक व्युत्पन्न के साथ इस प्रकार से जुड़ा रहता है। अब देखिए मेटल तो डायरेक्टली कार्बन के साथ नहीं जुड़ी हुई, सिर्फ मेटल किसके साथ जुड़ी है, ऑक्सीजन के साथ में। तो हाइड्रोकार्बन के साथ में ये इस प्रकार नहीं जुड़े रहते। जिस प्रकार हमारे पास ये पहला और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और O और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड फॉर्म में है धातु जितनी भी है। यह हमारे पास C6H4O की 4Al, इस तरीके का। अभी तो मैं सेकेंड ही स्टार्ट करिए, एक और बनाऊंगी थी। Al, इसके साथ C6H4O, इसके साथ OC6H4 और इसके साथ C6H4O और इसके साथ OC6H4। C6H4O4Al इस प्रकार का यौगिक है। तो ये भी एल्कोक्साइड फॉर्म में है, या फिर अपने बोल सकते हैं फिनोक्साइड फॉर्म में है। तो इसमें भी जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ना कि कार्बन के साथ में। तो ये थे कार्ब धात्विक यौगिकों के कार्बनिक व्युत्पन्न, जिनको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। अब कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा की बात करें हम। कार्ब धात्विक यौगिक की परिभाषा, कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा की बात करें कार्ब धात्विक यौगिकों की परिभाषा में थोड़ा संशोधन किया गया। पहले ये माना जाता था कि जो मेटल है वो कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ी होती है तो वो कार्ब धात्विक यौगिक होता है। लेकिन कुछ विशिष्ट गुणों के कारण कार्बन परमाणु जो होता है वो अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्व या धन विद्युतीय तत्व परमाणु के साथ अगर सीधा ही जुड़ा रहे तो वो भी कार्ब धात्विक यौगिक होता है। इसके अलावा परिभाषा के अकॉर्डिंग कुछ धात्विक साइनाइड या कार्बोनेट भी आ सकते हैं धात्विक के साथ में, और अगर इस प्रकार होता है तो इन्हें इस वर्ग के अंदर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि विशिष्ट गुणों का अगर अभाव है तो वो कार्ब धात्विक यौगिक होने चाहिए। जैसे हमारे पास पहले ये माना जाता था कि FeCO5 जैसे जुड़ा है तो कार्बोनिल समूह धातु के साथ जुड़ी है तो वो ही कार्ब धात्विक यौगिक होगा। लेकिन अब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अगर कार्ब धात्विक यौगिक के साथ जुड़ी हुई है, जैसे CH3 की थ्राइज Hg ये है, लेकिन ये अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ CH3Hg और CH3 तो ये कार्ब धात्विक फॉर्म नहीं है, ये कार्ब धात्विक फॉर्म है। इसको सही प्रकार से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कार्ब धात्विक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे पास C2H5 की ट्वाइस Zn ये है तो इसको C2H5Zn और C2H5 ये क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक है। ये भी कार्ब धात्विक यौगिक के अंदर आते हैं। यहाँ 3 की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तब सही होता है ये। जैसे C2H5 की 4
SN, ये क्या है? टेट्रा एथिल टिन है। तो टिन के साथ इस प्रकार से C2H5 और C2H5 और C2H5 4 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको टेट्रा एथिल टिन बोल सकते हैं अपने। या हमारे पास एक यौगिक होता है फेरोसीन, जिसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ये Fe और ये क्या होता है? फेरोसीन होता है। तो इस तरीके से ये कार्ब धात्विक यौगिक के कुछ एग्जाम्पल, उनकी परिभाषाओं से संबंधित बात इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। और ये एक कार्ब धात्विक यौगिक के एग्जाम्पल थे। सिंथेसिस ऑफ OMC, कार्ब धात्विक यौगिकों का संश्लेषण। कार्ब धात्विक यौगिकों का संश्लेषण कार्ब धात्विक यौगिकों का संश्लेषण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, उसके द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा ग्रिग्नार रीजेंट के द्वारा या ग्रिग्नार मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं संश्लेषण मेथड के द्वारा। 2 प्रकार के मेथड होते हैं। जैसे हमारे पास डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है, और सिलिकॉन को इसके साथ जोड़ दिया। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको गर्म किया हमने। तो गर्म करने के बाद में ये CH3 की ट्वाइस SiCl2 ये बन जाता है, और इसको 2 की फॉर्म में ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? डाई मेथिल। अब देखो सिलिकॉन जो होता है उसके लिए हम सिलेन लगाते हैं, लेकिन पहले Cl को शो करेंगे। तो डाई मेथिल डाई क्लोरो या क्लोराइड सिलेन, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी जो OMC या कार्ब धात्विक यौगिक बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग अलग कार्ब धात्विक यौगिक हैं और अलग अलग प्रकार के। जैसे हम Mg से जो कार्ब धात्विक यौगिक बनाएंगे, कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, कार्ब लिथियम यौगिक, और Hg से संबंधित भी है, एल्यूमिनियम से संबंधित भी है। तो वो हम अलग अलग करेंगे, उनके बनाने के मेथड, उनके कोई विशिष्ट करैक्टर हैं वो भी करेंगे, जनरल करैक्टर की बात करेंगे, उनकी कुछ केमिकल्स रिएक्शन है। ये ऑल ओवर OMC किस प्रकार बनाते हैं उसकी बात की हमने। दूसरा गिरन्यार अभिकर्मक से भी बना सकते हैं हम। तो गिरन्यार अभिकर्मक से बनाएं तो CH3MgCl या MgBr जो है ये रिएक्शन कर सकता है, और ये CH3 ये रिएक्शन करे SiCl2 के साथ में। गिरन्यार रीजेंट ये डायरेक्ट एल्किल हैलाइड से बनाया, ये हम गिरन्यार रीजेंट से बना रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन को काम में लेकर बना रहे हैं। तो ये बन जाएगा CH3 की ट्वाइस SiCl2, यही सेम कंपाउंड बन गया, और MgCl2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर 2 ले लेंगे। ये तो था डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, और ये था गिरन्यार रीजेंट के अकॉर्डिंग या गिरन्यार मेथड के अकॉर्डिंग हम OMC को किस प्रकार बना सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को किस प्रकार बना सकते हैं। ये तो जनरल सा मेथड था, सबके मेथड अलग अलग पढ़ेंगे हम। ये तो ऑल ओवर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ऑर्गेनोमेटेलिक उनको लेकर किया है। जैसे कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण,
कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण। कार्बधातुक यौगिकों के नामकरण करने के लिए पहले हम पहला पॉइंट, पहले कार्बनिक नामकरण करते समय पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे। पहले कार्बनिक समूह का नाम व फिर धातु का नाम लिखेंगे। फिर धातु का नाम लिखना है। सबसे पहली बात तो कि सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखना है, फिर धातु का नाम लिखना है। तो CH3Li है हमारे पास, तो इसको वो लिखेंगे मैथिल लिथियम। मैथिल लिथियम इस प्रकार। अगर हमारे पास C6H5Li है तो उसको लिखेंगे फेनिल लिथियम। फेनिल लिथियम। ये नामकरण की कुछ बातें हमारे पास। तो सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम। तो CH3Li, तो CH3 मैथिल और लिथियम। तो पहले मैथिल क्या है? कार्बनिक समूह है या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। मैथिल और लिथियम धातु है, उसको बाद में लिखेंगे। और दूसरे के अंदर भी हाइड्रोकार्बन भाग कौन सा है? फेनिल और लिथियम। तो क्या लिखेंगे? फेनिल लिथियम लिखेंगे। दूसरी बात आती है कि यदि एल्किल समूह दो या अधिक संख्या में हो तो उनके नाम के आगे पूर्व लगन डाई, ट्राई या टेट्रा लिखेंगे। एल्किल समूह एक से अधिक हो तो उनके नाम के आगे पूर्व लगन के रूप में हम डाई, ट्राई, टेट्रा आदि भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास C2H5 की ट्वाइस Zn है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे डाई। दो है तो डाई और एथिल, तो डाई एथिल जिंक। क्या लिखेंगे? डाई एथिल जिंक लिखेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं C2H5 की 4Pb, तो ये लिखेंगे टेट्रा एथिल लेड। क्या लिखेंगे? टेट्रा एथिल लेड। इस प्रकार लिखना है। या फिर हमारे पास में C2H5 की थ्राइस Al है, तो लिखेंगे ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ये हम कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं। जो अन्य प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले हम कार्बनिक समूह का नाम, फिर धातु का नाम लिखेंगे। और कार्बनिक समूह में एल्किल समूह एक से अधिक संख्या में, तो उसके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा आदि लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद में यदि दो भिन्न प्रकार के एल्किल समूह उपस्थित हो, यदि दो भिन्न प्रकार के एल्किल समूह उपस्थित हो तो उनको अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार लिखेंगे। जैसे हमारे पास C6H5 और C2H5 और MgO, ठीक है।
तो ये फेनिल ग्रुप है, ये एथिल है। एथिल और फेनिल में से पहले कौन आता है? एथिल आता है। तो एथिल फेनिल मैग्नीशियम, एथिल फेनिल मैग्नीशियम, इस प्रकार से लिखेंगे अपने। तो अगर हमारे पास में दो भिन्न प्रकार के एल्किल समूह हैं, जैसे हमारे पास में हो CH3 C2H5 MgO, तो एथिल और मैथिल है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एथिल लिखेंगे, फिर मैथिल लिखेंगे और मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। तो पहले एथिल, फिर मैथिल और फिर मैग्नीशियम, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास ऐसे यौगिक भी हो या कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक हो, हाइड्रोकार्बन भाग भी हो, धातु भी हो और अंत में कोई अकार्बनिक यौगिक भी हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास में कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक भाग के साथ धातु भी जुड़ी हो, धातु भी जुड़ी हो तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? कार्बनिक भाग का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बनिक भाग का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे और उसके बाद में अकार्बनिक भाग का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में अकार्बनिक भाग का नाम लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे C2H5 MgBr ऐसा हो तो इसका नाम लिखेंगे एथिल कार्बनिक भाग, मैग्नीशियम धातु, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसा लिख सकते हैं अपने। या हमारे पास में ये दिया हो CH3 के ट्वाइस SnCl2, SnCl2, तो हम लिखेंगे पहले कार्बनिक भाग है तो डाई मैथिल, Sn क्या हो गया? टिन हो गया, और उसके बाद में डाई क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं अपने। तो ये कुछ नामकरण से संबंधित बात थी हमारे पास, तो एक बार इनका रिवीजन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक भाग का नाम, फिर धातु का CH3 Li मेथिल लिथियम और फेनिल लिथियम। यदि एल्किल समूह एक से ज़्यादा हो तो उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा लिखेंगे। तो C2H5 की ट्वाइस तो डाई एथिल जिंक, टेट्रा एथिल लेड, और C2H5 की थ्राइस ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ऐसा लिखेंगे। यदि दो भिन्न प्रकार के एल्किल समूह हो तो हम क्या करेंगे? उनको अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार C6H5 फेनिल और C2H5 एथिल, तो पहले एथिल फिर फेनिल मैग्नीशियम लिखेंगे। इसमें मैथिल एथिल, एथिल मैथिल मैग्नीशियम। कार्बनिक व कार्बनिक भाग के साथ अगर धातु भी जुड़ी हो तो पहले कार्बनिक भाग का नाम, फिर धातु का, फिर अकार्बनिक भाग का नाम लिखेंगे। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसा लिखेंगे। और अगर CH3 की ट्वाइस SnCl2 है तो हम डाई मैथिल टिन डाई क्लोराइड लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।